वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। साइंस के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि इस पूरे चैनल पे साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें हम सिर्फ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जिनके कि एग्जाम्स में पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा जिसकी सबसे ज्यादा संभावना एग्जाम्स में पूछे जाने की है। आज का जो हमारा वीडियो है फिजिक्स से रिलेटेड है। इस पूरे वीडियो में हम लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक होता है। देखिए प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि प्रश्न हमसे क्या क्या रहा है। देखिए पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, ठीक है, पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। क्यों पकता है, इसमें एक प्रश्न हम यहाँ पे ये भी बनता है कि पहाड़ों पे खाना अगर देर से पकता है तो क्यों पकता है। तो इसका पहला जवाब यहाँ पे हमें इसी प्रश्न में मिल जाता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। वायुमंडलीय दाब जो होता है पहाड़ों पे कम होता है, इसलिए वहां पे खाना जो पकने का समय होता है वह ज्यादा लेता है, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब अगर कम होता है तो जल का क्वथनांक क्या होगा, वहां पे जहां पे अगर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है, ठीक है। जल का क्वथनांक वहां पे कम हो जाता है। रेल के पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों है, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्न है कि रेल की पटरियों के बीच में हम कभी अगर आप गौर करिए कि रेल के पटरियों के बीच में देखिए थोड़ी सी गैप होती है, वह गैप क्यों छोड़ी जाती है, उसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है कि रेल के पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ दी जाती है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि गर्मियों में जो होता है रेल की पटरियां उष्मा की वजह से प्रसारित हो जाती हैं, ठीक है। गर्मी में उष्मा की वजह से प्रसारित हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। रेल की जो पटरियां होती हैं उसमें जो गैप छोड़ा जाता है वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, गर्मी की वजह से उन पटरियों में उष्मा की वजह से प्रसारण हो जाता है जिससे कि पटरियां थोड़ी बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए पटरियों के बीच में सांस छोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जल के जमने से इसका आयतन, अगर जल हमारा जम जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। मतलब ये आपके ऑप्शन में है कि इसका आयतन घट जाता है, कि बढ़ जाता है, कि सामान्य अवस्था में रहता है, कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है, जल के जमने से सदैव इसका आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे हम एक चीज आपको और एग्जांपल देके बता दें कि जैसे जहाँ पे पाइप की लाइन बिछी होती है, जहाँ पे पानियों की जो पाइप की लाइन होती है बिछी होती है, ठंड में वह बर्फ जब उसमें जम जाती है तो वहाँ की पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। तो किस वजह से हो जाता है, इसी जल के जमने की वजह से उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वह पाइप फट जाती है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हमने कई बार आपको बताया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडिला होता है, ठीक है, कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, इसका जवाब आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंपी तरंगों को मापते हैं, भूकंपी तरंगों को मापते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहां पे होता है, कंपित तरंगों को मापने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। जैसे कि आप कभी ध्यान दीजिए कि जो साबुन का बुलबुला होता है, जो साबुन के ऊपर जो बबल्स बनते हैं वो हमें कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, वह रंगीन हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब है हमारा व्यक्तीकरण के कारण, व्यक्तीकरण के, ठीक है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना किस चीज का उदाहरण है, या व्यक्तीकरण का उदाहरण है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और साथ ही साथ ज्योग्राफी से भी रिलेटेड प्रश्न है। इस ज्योग्राफी और साइंस दोनों से रिलेटेड यह प्रश्न है कि भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका जवाब है हमारा 36,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 36,000 किमी, ठीक है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद
हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं। प्रश्न को आप सबसे पहले समझिए कि ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है हमारा गुरुत्वीय बल। ठीक है, ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं। तो यह हमारा हो गया गुरुत्वीय बल। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है, यह किसका सिद्धांत है। तो यह बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा किस सिद्धांत के आधार पर कहा गया है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। जो गहरा जल होता है वह शांत बहता है। ठीक है, इसका भी तो कोई रीजन होगा। अगर गहरा जल शांत बहता है तो किस वजह से बहता है। तो यहाँ पे भी हमारा यही जवाब होगा कि बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर गहरा जल भी हमारा शांत बहता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। बर्नौली प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही तरह के दो प्रश्न हैं। ठीक है, दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है। सबसे पहले हम इसको फिर से रिपीट करके आपको बता दें कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है। ठीक है, जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है और वहां दाब कम होता है तो यह बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार है या बर्नौली के अनुसार है। ठीक है, अब गहरा जल शांत बहता है। गहरा जल किस वजह से शांत बहता है। तो वहां बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल भी शांत बहता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो हमारी रॉकेट की गति होती है और जो जेट विमान होते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ये प्रश्न आपके शायद स्क्रीन पे कट रहा हो, हम इसको फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता दें ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि जो रॉकेट का जो उड़ना होता है और जो जेट विमान का उड़ना होता है वह किस सिद्धांत पर डिपेंड करता है कि वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल जो है वह घट जाएगी। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वह किस धातु का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह किस धातु का बना होता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह आयरन का बना होता है, वह लोहे का बना होता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न इसमें बनता है कि वह नर्म लोहे का होता है या सख्त लोहे का बना होता है। तो जो हमारा प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ठीक है, नर्म लोहे का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद रेडियो का सुनना किस वजह से संभव होता है। जो रेडियो हमें सुनाई देता है वो रेडियो का सुनना हमें किस सिद्धांत पर सुनाई देता है, किस वजह से सुनाई देता है। तो इसका जवाब है हमारा अनुनाद पे। अनुनाद की वजह से हमें रेडियो सुनाई पड़ता है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप लॉजिक लगाइए कि अगर कमरे में एक रेफ्रिजरेटर रखा है, एक अगर फ्रिज रखा है, अगर हम उसका दरवाजा खोल दें तो क्या होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर जैसे कि फ्रिज का काम क्या है, फ्रिज का काम होता है हमारा कि फ्रिज में अगर कोई भी सामान रख देते हैं तो वह ठंडा रहता है। अभी थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल दें तो क्या कमरा ठंडा होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप में अगर किस तरह का परिवर्तन होगा, मतलब वह कमरा और गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप में परिवर्तन क्या होगा कि वह और अत्यधिक गर्म होने लगेगा, मतलब वहां का ताप और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि साइकिल में हवा भरने पर पंप बैरल। ठीक है, साइकिल में हम हवा जो भरते हैं उसमें जो पंप की जो बैरल होती है वह गर्म हो जाता है। वह किस लिए गर्म हो जाता है, किस वजह से गर्म हो जाता है। तो इसका जवाब है कि रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। ठीक है, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण साइकिल का जो पंप होता है उसकी जो बैरल होती है वह गर्म हो जाता है। इसका जवाब हमारा हो गया रुद्धोष्म परिवर्तन।
ठीक है, प्रश्न हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। साइकिल में हवा भरने पर पंप जो बैरल होता है गर्म हो जाता है, किस वजह से गर्म हो जाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन की वजह से। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, वह किस वजह से जो बादल होता है वह वायुमंडल में तैरता है? तो इसका जवाब है उसका कम घनत्व के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं, कम घनत्व। ठीक है, कम घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक नंबर का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, जो मैक नंबर का प्रयोग होता है वह किस जगह पे इसका प्रयोग होता है? तो हम आपको बता दें कि मैक नंबर का प्रयोग जहाजों के प्रयोग में होता है, जहाजों में। ठीक है, मैक नंबर का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाजों में। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? अगर हम दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दूध से अगर हम जब क्रीम अलग कर देते हैं तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जवाब है हमारा उसका घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है हमारा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव का कार्य क्या होता है? आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी? फिर से प्रश्न को आप समझिए कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान यम है एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जवाब है हमारा E बराबर mc²। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा होती है E बराबर mc²। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का कौन सा कोण कहते हैं? तो इसका जवाब है हमारा नमन कोण, नमन कोण। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हमने देखा कि किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का कौन सा कोण कहते हैं? तो इसका जवाब हुआ हमारा नमन कोण। और उसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात कोण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है हमारा दिक्पात कोण। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अस्थाई। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए, अस्थाई और अस्थाई में हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम कई बार आपसे कहते हैं कि कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है नर्म लोहा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अस्थायी चुंबक जब भी बनाया जाएगा तो उसमें किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है? नर्म लोहे का प्रयोग होता है। और अस्थायी चुंबक के लिए प्रयोग होता है, और अगर हमें अस्थायी चुंबक बनाना हुआ तो किसका प्रयोग होगा? तो इसका जवाब है हमारा इस्पात का। ठीक है, प्रश्न हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है हमारा नर्म लोहे का। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो होता है इस्पात का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुद्ध फ्यूज किस धातु का बना होता है? जो हमारा सबसे शुद्ध फ्यूज होता है वह किस धातु का बना होता है? तो इसका जवाब है कि वह टिन का बना होता है। ठीक है, अगर शुद्ध फ्यूज है, अगर वह सही फ्यूज है, शुद्ध फ्यूज है, उसमें अगर किसी तरह की मिलावट नहीं है, अगर वह शुद्ध फ्यूज है तो वह किस धातु का बना होता है? तो इसका जवाब है हमारा टिन का बना होता है। अब इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को आप ध्यान से समझें कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जवाब है हमारा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ठीक है,
यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर कट रहा होगा, इसलिए हम आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दें कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जवाब है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।